नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। हर हर हफ्ते की तरह इस बार भी बहुत सी चीजें हो रही हैं और खास करके जब बजट सत्र चल रहा है तो बहुत सी चीजें कहने और समझने के लिए प्रोफेसर दुबे से हैं। प्रोफेसर साहब, बात तो बजट पे बहुत कुछ हो चुका, बहुत उस पे बातचीत हो चुकी। मैं जरा एक चीज आपसे बजट पे समझना चाहूंगा। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मैं इसलिए इसको एक स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं। ये शायद बूमरैंग कर गया है बीजेपी के लिए, जो भी निर्मला सीतारमण की स्ट्रेटजी रही हो। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया को देखें या जनरल बात करें तो जो मिडिल क्लास है और उसमें बीजेपी के जो जो भक्त लोग हैं, उनको भी ये हिट कर रहा है। तो बाकी चीजें ठीक है, किसान के लिए वो कुछ भी झूठ बोले, अच्छा बोले, खराब बोले, वो बहुत सी चीजें झूठी बात है कि जो उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों मतलब नौजवानों को वो कुछ नौकरी का टाइप देंगे, 1 साल का कुछ करेंगे व्यवस्था। लेकिन मुख्य रूप से जो गुस्सा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके बहुत ज्यादा हो गया है। मैं ओवरऑल बजट पे और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को करने से क्या मिला है और क्या इसको वापस लेंगे, इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। मेरे ख्याल से तो जितनी प्रतिक्रिया इसके ऊपर हो रही है और सही प्रतिक्रिया हो रही है और जिस प्रकार की बड़े पैमाने पर नाराजगी है। कल मैंने एक बहुत ही मुअज्जिज महिला से जो बहुत ही बड़े पद पे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ना उनके पद के बारे में बताऊंगा क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा मेरे तई। उन्होंने साफ तौर पे यही जो बात आप कह रहे हैं, यही बात उन्होंने मुझसे कही। बोले क्या ये पागल हो गए हैं ये लोग? और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमदर्दी रखती हैं, हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति हमदर्दी रखती हैं। उन्होंने कहा क्या ये लोग पागल हो गए हैं? पहले भी इन्होंने ये गलती की थी पिछली बार, इस गलती को इस बार उन्होंने और बढ़ा दिया और इससे बहुत लोग इनसे नाराज होंगे। अच्छा, अब देखने की बात यह है कि जब बजट, मोदी जी की एक खास बात तो है कि ये बहुत मुश्किल से अपने उठाए गए कदमों को वापस लेते हैं। जब बिल्कुल आखिर तक बिल्कुल घड़ा भर जाता है तब ये वापस लेते हैं। किसान आंदोलन और जाने कितने इसके उदाहरण मौजूद हैं। अभी देखिए अग्निवीर, सब बिल्कुल स्पष्ट है कि अग्निवीर के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की जो पिटाई हुई है लोकसभा में, उसमें अग्निवीर भी एक मसला, महत्वपूर्ण मसला है जिसे पिटाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद वो लगातार इस पर अड़े हुए हैं कि नहीं, अग्निवीर योजना बिल्कुल ठीक है। और वो हर जगह 5-5, 10-10% आरक्षण देके वो चाहते हैं कि अग्निवीर योजना पे लोगों की जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर हो जाए। तो उनसे ये उम्मीद करना तो बेकार है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो उन्होंने घोषणा की है उस घोषणा को बदलेंगे, संशोधित करेंगे या पूरी तरह वापस लेंगे। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि बजट के बहुत सारी अलोकप्रिय घोषणाओं में ये घोषणा शीर्ष पर पहुंच गई है। इसके नीचे वाली अलोकप्रिय घोषणाएं भी बहुत भाजपा को महंगी साबित होने वाली है, हम लोग उनके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये घोषणा तो पूरी तरीके से शीर्ष पर मौजूद है। ठीक, मैं एक चीज और जरा बजट सत्र से मैं एक और आपसे प्रश्न कर लूं। एक अच्छा मतलब सुखद अनुभव ये हुआ कि इस बजट सत्र में बहुत से नए वक्ता ने अपने को एस्टैब्लिश किया है, और एस्टैब्लिश किया तो ठीक से किया। उसमें एक जो बड़ा नाम है अभिषेक बैनर्जी, 2014 मतलब इतने दिनों से थे, मुझे भी नहीं ज्ञात था कि उनका इतने आर्टिकुलेट, इतनी अपनी बात ठीक से रखने वाले, बिना धैर्य खोए, बहुत ही ज्यादा विटी। और मतलब मुझे ये देख के अच्छा लगा कि कम से कम यंगस्टर्स, बहुत से नए यंगस्टर्स अब आ रहे हैं, हर पार्टीज में हैं, जो अपने को इस वाले उसमें, क्योंकि विपक्ष की थोड़ी ताकत ज्यादा है, अपने को एस्टैब्लिश करने में है। मैं एक छोटा सा इस पे भी आपसे कहूंगा, ये जो नए वक्ता आ रहे हैं जो बहुत आर्टिकुलेट, और तो ये विपक्ष की ताकत थोड़ी ज्यादा नहीं है, विपक्ष की ताकत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा तो कभी रही नहीं। और इससे ज्यादा ताकतवर विपक्ष कभी होगा नहीं, कि विपक्ष इससे ज्यादा ताकतवर होगा तो सरकार में आ जाएगा। मतलब स्थिति है विपक्ष अगर 5-7% भी इससे ताकतवर होगा तो वो ये लोग सब गठजोड़ सरकार बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चली जाएगी। इसलिए विपक्ष जो है ना, उसकी ताकत का प्याला विपक्ष के तौर पर पूरी तरीके से भरा हुआ है। अगर ये प्याला उठना तो उनको ये विपक्ष सत्ता में बदल जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं ये बात मैं भी पहले सोच रहा था। मैंने पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उनके कई भाषणों के क्लिप देखे थे। वहां जाहिर है कि वो बांग्ला में बोलते हैं। फिर मैंने लोकसभा चुनावों में भी उनके भाषणों के क्लिप देखे थे। मेरा कहना यह है कि बांग्ला में बोलते हैं, पूरी बात
बंगला मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, पूरी तरह समझ में नहीं आती, लेकिन उनका जो प्रवाह था भाषण देने की, जो उनकी शैली थी, तो स्पष्ट थी। किसी भी भाषा में बोले स्पष्ट हो जाएगा कि आदमी का हाथ कितना साफ है, जुबान कितनी साफ है। तो वो अच्छे वक्ता हैं, और वो अच्छे वक्ता हैं, और ये उन्होंने इस बार लोकसभा में भी दिखाया। और जिस तरीके से उन्होंने ओम बिरला का जो हस्तक्षेप था, उस हस्तक्षेप का जवाब दिया, वो तो बाकायदा लोकसभा के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। मतलब बाकायदा लोकसभा का जो लोकसभा की बहसों का इतिहास है, उसमें वो बात एक तरह से दर्ज हो गई है, और हम सब लोगों के मानस में भी दर्ज हो गई है। तो वो बेहतरीन वक्ता है। और भी कुछ ऐसे वक्ता हैं जिनको राजनीतिक जो हाल हवाल होता है उन्हें रोके रखा है। मुझे लगता है कि मीना जो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पिछली बार एक कुछ आपत्तिजनक किस्म का भाषण देने के चक्कर में अपने अपदस्थ कर निकाल दिया था, पदों से हटा दिया था, अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। लेकिन अगर आप उनके भी भाषण देखें तो आप पाएंगे कि उनके पास भी भाषण देने का मुहावरा है आकाश आनंद के। वो विदेश से पढ़ के आए हैं, योग्य हैं, समझदार हैं, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, और मायावती से कम 200 गुना ज्यादा अच्छा भाषण देते हैं, और बिना पढ़े हुए भाषण देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। जब वो कभी चुन के आएंगे राज्यसभा में या लोकसभा में, कभी भी आ सकते हैं चुन के। उनकी पार्टी की हालत आजकल खराब है, लेकिन उनको तो चुनवा ही सकती है अगर पार्टी अपने पे आ जाए। तो वो भी अच्छे वक्ता साबित होंगे। ये मैंने उनके भाषणों को देख के देखा। तो लोकसभा में राहुल गांधी ने इस बार बहुत अच्छा भाषण दिया था। बहुआ मोइत्रा अच्छा बोलती नहीं है, उन्होंने बहुत लाजवाब भाषण दिया था। ए राजा का भाषण बहुत ही टू दी पॉइंट था। बहुत गौरव गोगोई भी लगातार अच्छा बोल रहे हैं लोकसभा में। तो इस वक्त विपक्ष की तरफ से काफी अच्छे वक्ता लोकसभा में आ गए हैं। वो युवा हैं और आक्रामक हैं। आक्रामक होने के साथ साथ वो तर्कपूर्ण भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जी, मैं एक और इंसिडेंट करके इस बजट सेशन से बाहर निकलेंगे। एक परसों एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ, जो बिट्टू जी और चन्नी जब बोल रहे थे, और बिट्टू जिस तरह से मतलब एक तरह वो बिल्कुल वो था कि मारने हम दौड़ रहे हैं, और जिस तरह से विपक्ष वो एक वहां से दौड़े, उधर उनके साथ तो कोई नहीं आया, इधर से 40-50 विपक्ष वाले खड़े हो गए थे। और एक खराब हादसा मेरे ख्याल में, जो एक इतिहास बनते बनते जो खराब इतिहास होता रह गया। मैं इस पे, और इस समय ओम बिरला किसी भी तरह, आप बताइए बिट्टू जी को मंत्री क्यों बनाया गया, इस पे जरा सोचिए भाई। बिट्टू जी को मंत्री क्यों बनाया गया? बिट्टू जी तो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद है नहीं जी, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। पंजाब हम हार गए हैं, चुनाव सब है, लेकिन पंजाब को एक नुमाइंदगी देने के लिए उनको बनाया गया। तो वो तो उन्हें अपनी वफादारी किसी भी सीमा को तोड़ के साबित करनी है, और इसके लिए जो उन्होंने उपक्रम किया बिट्टू ने चन्नी के खिलाफ, वो इस बात का प्रमाण था कि वो कितने वफादार हैं मोदी जी के प्रति, मंत्री बनाने वालों के प्रति। इसको साबित करना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वो अब अतिरेकपूर्ण किस्म की आक्रामकता उन्होंने दिखाई, और उसका नतीजा भी वो उन्होंने भोगा, क्योंकि विपक्ष फिर खड़ा हो गया। देखिए, विपक्ष बहुत जबरदस्त रूप से एकताबद्ध है। आज ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है, कल ही दिया था बयान। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में और अच्छी सिनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि नीति आयोग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस बात पे एक भ्रम था। स्टालिन ने कहा कि नीति आयोग का बहिष्कार किया जाना चाहिए, लेकिन बैठ के कभी इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन की बैठकें नहीं हो रही हैं, और इंडिया गठबंधन बैठ के आपस में चर्चा नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल बहुत दिनों से इंडिया गठबंधन ने बैठ के चर्चा आपस में नहीं की। अगर वो एक बार बैठ के चर्चा कर लेगा तो लोकसभा और केंद्रीय धरातल के ऊपर बहुत सारी, और पहले से एकताबद्ध है, लोकसभा में साफ दिखाई पड़ता है कि वो एकताबद्ध है। ये सिर्फ दिक्कतें जो थोड़ी बहुत हैं, ये दिक्कतें भी हट जाएंगी। और इंडिया गठबंधन की एकता को राज्यों की राजनीति से कभी हम लोगों को मिला के देखना नहीं चाहिए। राज्यों में राजनीति होगी, अलग तरह की होगी। वो इंडिया गठबंधन वहां पे मौजूद नहीं है, कहीं पे है, रहेगा मौजूद, उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेगा, बिहार में मौजूद रहेगा, महाराष्ट्र में मौजूद रहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि बंगाल में मौजूद नहीं रहेगा, पंजाब में मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद केरल में मौजूद नहीं रहेगा, केरल में मौजूद नहीं रहेगा, लेकिन कहीं मौजूद रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए वो हर जगह मौजूद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का संसद के पटल में विरोध करने के लिए हर जगह मौजूद रहेगा। और ये ममता बनर्जी की इस बात पे इन लोगों को, कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। और थोड़े
अगले हफ्ते ही या जल्दी ही वो एक इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाकर और पहले से उसमें बहुत सारे मुद्दे रखकर उनके ऊपर एक 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 आम सहमति बना सकते हैं, उससे उनको फायदा होगा। जी जी, मैं अब एक मुख्य बात पे एक और आऊं। एक यूपी में तो घमासान हो रहा है, मतलब यूपी में तो जो तलवारें हैं वो म्यान में जाने को तैयार ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ मीटिंग करते हैं, मंडल वाइज मीटिंग कर रहे हैं, विधायकों को बुला रहे हैं, तो मुरादाबाद मंडल में भूपेंद्र चौधरी नहीं आते हैं, प्रयागराज मंडल में केशव मौर्य नहीं आते हैं, लखनऊ मंडल की मीटिंग में पाठक जी नहीं आते हैं। मतलब सब लोग अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। और ये आज अब ये सारे लोग दिल्ली बैठे हैं, अलग अलग की अटकलें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाएंगे। और मेरे हिसाब से योगी जी का कोई रिप्लेसमेंट इस समय बीजेपी के पास नहीं है। केशव मौर्य बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केशव मौर्य का योगी को इस समय रिप्लेस करने की स्थिति में है। मैं थोड़ा इसमें यूपी के घमासान पे आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, 2-3 बातें हैं। यूपी घमासान पे बहुत चर्चा हो रही है, मैं भी तकरीबन रोज ही चर्चा करता हूँ, आप भी रोज ही विभिन्न मंचों के ऊपर चर्चा करते होंगे, पब्लिक इंडिया समेत। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कम कही जाती हैं, उनको स्पष्ट करना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि आला कमान की निगाह में केशव प्रसाद मौर्य चीफ मिनिस्टर मटेरियल नहीं है। अगर योगी जी को वो हटा भी देंगे तो वो उसके विकल्प के रूप में केशव प्रसाद मौर्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा मेरा आकलन है। अगर आदित्यनाथ जी को हटाया जाता है तो हो सकता है वो फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बने रहे, तो ये उनका मुगालता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जाहिर है कि जब तक इस प्रकार की संभावना वो नहीं देखेंगे तो उनके अंदर प्रेरणा नहीं आएगी और वो योगी जी का इस तरह से विरोध नहीं करेंगे और वो आला कमान के उस तरह से प्यादे बनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ना ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री बनने की हैसियत उनकी है, ना इनकी मुख्यमंत्री बनने की हैसियत है। अगर आदित्यनाथ जी को हटाया जाएगा तो किसी अन्य को ही लाया जाएगा, किसी ऐसे को लाया जा सकता है जिसके बारे में सोचना भी अभी मुमकिन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो अन्य हटाएंगे तो किसको बनाएंगे इसके बारे में आला कमान का दिमाग अभी साफ नहीं है। आला कमान अभी तक ये आकलन भी नहीं कर पाया है कि आदित्यनाथ जी को हटाने से उनको किस स्तर का नुकसान हो सकता है और उस नुकसान को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसकी कोई विधि उनके पास नहीं है। तो आला कमान आदित्यनाथ को हटाने की स्थिति में नहीं है। उधर आदित्यनाथ जी भी घोषित रूप से, औपचारिक रूप से दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि उन्हें अधिकार प्राप्त है, मुख्यमंत्री चाहे तो उन्हें 1 मिनट में ड्रॉप कर सकता है, लेकिन वो नहीं निकालने की स्थिति में है। लेकिन न निकालने की स्थिति में होते हुए भी उन्होंने उन दोनों को पूरी तरीके से सत्ता के अधिकारों से वंचित कर दिया है। सत्ता के जितने भी अधिकार होते हैं वो तकरीबन उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों से छीन लिए हैं। स्थिति यह है कि जब वो लखनऊ और प्रयागराज मंडल की उन्होंने बैठक बुलाई, उस बैठक बुलाई में इन दोनों के पास जो निमंत्रण गया वो निमंत्रण विधायक के तौर पे था, वो निमंत्रण उप मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं गया था। मतलब उन लोगों ने जब इस बात, इन्होंने आपत्ति भी, हालांकि मानो शिकायत भी की है, हमको तो वो उप मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है, हमको बुलाया ही नहीं इन बैठकों में उप मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये स्थिति है, अफसर उनकी बिल्कुल कोई बात नहीं सुनते, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम ये बिल्कुल नाम मात्र के ही मंत्री बने हुए हैं, नाम मात्र के ही उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं इन दोनों के, और अफसरों को संदेश दे दिया गया है कि इनका बताया हुआ कोई काम भी नहीं करना है। ये लोग चाहे तो किसी थानेदार का ट्रांसफर नहीं करवा सकते, ये इनकी हैसियत हो गई है। तो उन्होंने पूरी तरीके से इन दोनों को ढक्कन कर दिया है। औपचारिक रूप से अगर वो निकालेंगे तो एक तरह से उसको बगावत माना जाएगा, इसलिए केवल उन्होंने उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला है। और मंत्री की कार मिली हुई है, मंत्री के बंगले में रहते हैं, इसके अलावा उनके पास, और मंत्री के दफ्तर में बैठते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई अधिकार है नहीं। तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत जबरदस्त रूप से जारी है। और इसमें एक अभी मेरे मित्र ने बड़ा अच्छा फिक्रा कहा था कि ये ऐसी लड़ाई है, इसमें युद्ध विराम भी हो जाएगा तब भी लगेगा युद्ध अभी बाकी है। युद्ध लगातार, युद्ध विराम भी नहीं हुआ है, लगातार युद्ध जारी है। और ये प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की छवि का, नरेंद्र मोदी की छवि का, अमित शाह की छवि का, और खुद योगी आदित्यनाथ की छवि का, सबको नुकसान हो रहा है। देखिए, ये लोग 4 जुलाई को चुनाव हारे थे, उसके बाद से प्रतिदिन एक पराजय इनकी होती है। जितने दिन गुजर चुके हैं आप समझिए उतनी पराजयें इनकी जमा हो चुकी हैं। अब ये मल्टीपल डिफीट्स को देख रहे हैं, जो हर दिन इनका काम था 1 हफ्ते के अंदर सब चीज ठीक ठाक करके अपने
एनालिसिस वगैरह विश्लेषण संश्लेषण करके उन्हें भरपाई की जुट जाना चाहिए था। बहुत ही बुरी इनकी स्थिति है, सरकार की बुरी हालत है, कोई काम नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, अकंठ भ्रष्टाचार में सब लोग डूबे हुए हैं, अफसर लोग पूरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं और यहाँ दांव पेच एक दूसरे की टांग खिंचाई उसी का पूरी तरीके से माहौल है। तो ये एक पराजय के बाद आप इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने अनुशासनहीन हो जाते हैं, आपकी गुटबाजी इतनी निकलकर सामने आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब चुनाव की भव्य जीतों के पीछे जो माहौल था उसमें भी सब यही सब चल रहा होगा, हम लोग केवल उसको देख नहीं पाते थे। जी जी जी, मैं प्रोफेसर एक चीज और जरा प्रोफेसर, क्योंकि ये दूर की कौड़ी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगेगा चंदू खाने की है। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि केशव मौर्य के लिए इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आज कल परसों नरसों उनका अंतिम डेस्टिनेशन अब समाजवादी पार्टी के अलावा और कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि केशव मौर्य के पास कोई ऑल्टरनेटिव अब बच ही नहीं रहा है उधर, क्योंकि भाई वहां रहेंगे तो इज्जत से नंबर 2 रहेंगे, जो भी रहेंगे, यहां रहेंगे तो नंबर 2 भी कहने को है लेकिन हारे हुए नेता हैं। एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो उन्होंने काम शुरू किया था वो जाके सारा एंटी योगी कैंप को हवा देते थे। योगी ने इससे एक काम सिर्फ किया है, पल्लवी पटेल को बुला के चाय पिला दी है, आधा घंटा उनके साथ बैठ गए हैं। अब सिराथू से अगर पल्लवी पटेल को ले आते हैं वो योगी आदित्यनाथ बीजेपी में, तो ये कहां से लड़ेंगे वो भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ कहना, मैं जो समझ रहा हूं कि अंतोगत्वा जो मुझे लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है कि जो पिछड़ों की राजनीति अगर किसी को भी करनी होगी तो उसके पास ले दे के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं बची, क्योंकि ये पिछड़ों की राजनीति तो अब धीरे धीरे वोकल होती ही जा रही है। और उसमें पीडीए वाला जो एक प्रयोग किया है अखिलेश यादव ने, वो सफल रहा है। मैं इस पे भी ये अभी लगेगा चंदू खाने की करते हैं, लेकिन वो बहुत विचारणीय है। और लेकिन अभी तुरंत इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, इनका क्या मतलब ऊंच नीच इनकी क्या है, इसके ऊपर कुछ ज्यादा टिप्पणी करना तुरंत उचित नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो अपना इतिहास है केशव प्रसाद मौर्य का, वो इतिहास और आला कमान के साथ जिस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, अमित शाह से जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसमें इनके लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ना मुश्किल होगा। तो वो क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में तो जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं उसके बाद तो उन्हें केवल एक ही कदम रखना बाकी, ये मुख्यमंत्री बनना है। बाकी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव भी जीता जा चुका है और काफी अच्छा चुनाव जीता गया था। उसके बाद लगातार पिछले 7 साल से उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव हारने के बावजूद इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसका मतलब है कि आला कमान इनकी उपयोगिता आला कमान की निगाह में बहुत ज्यादा है। अब इन्हें केवल ये साबित करना है कि आला कमान हमें मुख्यमंत्री भी बना सकता है। मुझे लगता है केवल इसी बात में ये पिछड़ रहे हैं और देर सवेर की बात है। ठीक है, अभी उपचुनाव तक या 3 राज्यों के चुनाव तक हो सकता है कि आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से न हटाया जाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्वायत्तता और संप्रभुता की घोषणा की है आला कमान के मुकाबले, वो बहुत दिनों तक तो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। अंततः उनको हटाया जाएगा या कोई आला कमान और उनके बीच में कोई एक समझौता होगा। और अभी जो स्थितियां हैं उसमें नहीं लग रहा है कि समझौता होने के कोई हालात हैं, क्योंकि वो दिल्ली जब जाते हैं तो एकाध किसी अपवाद स्वरूप उदाहरण को छोड़कर उन्होंने कभी भी दिल्ली की बात मानते हुए वो दिखे नहीं। वो अपना ही काम करते हैं। सुना जाता है कि एक बार जब राजभवन ने उनकी शिकायत की थी कि ये विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार होता है, जो पैसा खाया गया, तो उसकी उन्होंने जांच शुरू करवा दी थी। तो वो सीधे वो शक्ति सुई राजभवन की तरफ जाती थी। तो फिर उनको दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली के कहने पे उन्होंने वो सब अपने कदम वापस ले लिए। इसके अलावा तो दरअसल उन्होंने कभी भी दिल्ली के कहने पे कोई बात मानी नहीं है। उस वक्त उन्हें लगा होगा कि राजभवन जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो अमित शाह को नापसंद करती है। भाई आनंदीबेन पटेल अमित शाह को पसंद नहीं करती है, इसलिए उन्होंने ये भी सोचा होगा कि राजनीतिक रूप से कि आनंदीबेन पटेल को अभी अपने साथ रखना ठीक है, राज्यपाल को नाराज नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इस रणनीतिक लिहाज से उन्होंने ये कदम उठाया होगा, वरना उनका अभी तक का इतिहास यही है कि वो
छोटे मोटे बातें मान लेते हैं, लेकिन बड़ी बातें वो नहीं मानते हैं और अपनी ही वो चलाते हैं। जी जी। उसमें एक और उदाहरण दे दूं। AK शर्मा भेजे गए थे उत्तर प्रदेश का सुपर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, उनको 2.5 साल ऐसे ही रखा। आनंदीबेन पटेल का एक और मैं तथ्य बता दूं, ये लोग आज तक ये और अमित शाह स्टेज नहीं शेयर करते हैं, दे नेवर शेयर स्टेज। अगर वो आते तो ये नहीं है। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और जरा समझ लो। एक ये अभी 20 जुलाई का है, इसमें मोहन भागवत का फिर एक वो आया है कि राक्षसों की प्रवृत्ति हर चीज पर नियंत्रण रखने की होती है, और ये फिर दिल्ली से जी। तो अब मैं सिर्फ इस पे कह रहा हूँ, मोहन भागवत एक तरफ 20 जुलाई को ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ रतन शारदा जी का एक और हुआ जो अननोटिस चला गया। मैंने उसमें एक शो किया था, लोगों ने सुना, लेकिन फिर भी मैं उसको दोबारा आपसे जरा समझ लूं। अमित मालविया ने जैसे ही ये नया बजट आया, शाम को अमित मालविया जी ने एक लिखा उसमें कि अब तो हर आदमी, हर टीवी का हर एंकर अब इंडेक्सेशन का स्पेशलिस्ट हो गया है। रतन शारदा ने दूसरे दिन उस पर एक बड़ा जवाब, इन्होंने वही एक्स पे लिखा था, उन्होंने भी एक्स पे कहा कि भाई ये प्रवृत्ति छोड़िए, जो बीजेपी की हालत हो गई वो इसी प्रवृत्ति से हो गई है, लोगों में गुस्सा है, आप लोगों की बातों का क्लैरिफिकेशन दीजिए, और इस तरह से जब ट्रोल करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। और अमित मालविया ने वो हटाया अपना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आरएसएस भी एक बहुत क्लोज नजर रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आरएसएस को कहीं लग रहा है कि उसकी जमीन भी खिसक रही है मोदी जी और अमित शाह के अति उत्साह उससे। नहीं, ये अति उत्साह नहीं है, ये अति उत्साह नहीं है। मेरा मानना यह है कि इन लोगों की प्रवृत्ति शुरू से ही सत्ता के बेतहाशा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुजरात में इस चीज को झेल चुका है। और अब वो केंद्र में मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शिक्षा का क्षेत्र छोड़ दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति है, वो स्थिति, उस स्थिति से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रसन्न नहीं है। अब प्रश्न ये है, ये तो बातें आपकी सब सही हैं कि वो आलोचना भी कर रहे हैं, वो राक्षसों की प्रवृत्ति भी बता रहे हैं, वो भगवान वाले सवाल के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की, वो पहला भी दिया उन्होंने, वो रतन शारदा भी कह रहे हैं, इंद्रेश कुमार भी कह रहे हैं। लेकिन इन सब का विशुद्ध परिणाम भारतीय जनता पार्टी पर किसका रुतबा चलेगा, कौन काबिज रहेगा संगठन के ऊपर, इसमें निकलेगा, इसमें निकलना चाहिए। अगर मोदी जी एक बार फिर अपनी मर्जी का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में थोपने में कामयाब हो गए, तो फिर इन तमाम बातों का क्या लाभ हुआ? क्योंकि जैसे ही मोदी जी इसमें आरएसएस द्वारा पटखनी खाएंगे और आरएसएस का बंदा आ जाएगा, वैसे ही भूपेंद्र चौधरी को हटा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से, और वहां पे एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो दरअसल आदित्यनाथ जी को ज्यादा हमदर्दी की निगाह से देखेगा, और वो मुख्यमंत्री के साथ में अच्छी तरह तालमेल बनाकर चलेगा। तो बहुत सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पुनर्गठन किस तरीके से होता है, और मोदी और शाह का जो शिकंजा है पार्टी के ऊपर, उस शिकंजे को किस हद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ढीला कर पाता है। देखिए, अभी तक तो वो शिकंजा बरकरार है, अभी तक आज की तारीख तक इतनी बड़ी पराजय हो जाने के बावजूद भी आज की तारीख तक चलती इन्हीं लोगों की है। और ये मोहन भागवत को सुनिश्चित करना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इन लोगों के शिकंजे में ना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोदी को हटा देना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद से, ये इसका मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सरकार चलाइए, पार्टी हम चलाएंगे, और आपके पास आपके कामकाज की समीक्षा करने का अधिकार अपने पास रखेंगे, जब जरूरत होगी तो आपके कसेंगे। तो ये वो अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन ये चीज निकल के, इसमें बहुत से लोग इस बात का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार भाजपा का क्या होगा, भाजपा के अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा। जैसे ही नया अध्यक्ष आएगा, वैसे ही पूरा का पूरा ऊपर जो महामंत्री वगैरह है सारे के सारे बदल जाएंगे, प्रदेशों के अध्यक्षों को बदला जाएगा। जी, मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं कि भूपेंद्र चौधरी साहब जाट थे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का 0 जाट जीत पाया है, वो एक भी जाट नहीं जीत पाया। मैं एक चीज जरा प्रोफेसर साहब, एक बहुत मुश्किल चीज है जिसका आंसर ऐसे नहीं है, लेकिन मैं चूंकि मुश्किल है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। ये मुश्किल मतलब मुझे भी इसका ब्लैक और व्हाइट में आंसर नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर से जीत के आता है, इंजीनियर राशिद, एक व्यक्ति पंजाब से जीत के आता है, और जो इस समय यूएपीए के तहत 3 लोग जेल में बंद हैं और इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है।
मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं कि इस देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें आप उसको चुनाव लड़ने का अधिकार देते हैं। वो खद्दूर साहब जहां से वो चुनाव लड़ता है, अमृतपाल सिंह, वहां पे सारे पार्टीज के, कांग्रेस का कैंडिडेट था, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, बीजेपी का कैंडिडेट था और अकाली दल का कैंडिडेट था। चारों कैंडिडेट थे, लेकिन लोगों ने उसको, उसकी पसंद, उन वहां के लोगों ने उसको निर्वाचित करके भेजा और 2 लाख वोट से जीत के आया। कोई ये 10-20 वोट से जीत के नहीं आया। मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं कि अब वो ठीक है, वो जो मुकदमा चलेगा उसके ऊपर बिल्कुल फांसी हो, 10 बार फांसी हो, उस पर ये सब प्रावधान आप जो करिए, मुकदमा चलाइए और उसमें जो भी फाइनल निर्णय है। लेकिन जब उस क्षेत्र के उस व्यक्ति को आप लोकसभा अटेंड नहीं करने देते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है क्योंकि एक बार वो चुन लिया गया तो वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? मैं इसको जरा समझना चाह रहा हूं, वो क्या किए थे और क्या नहीं किए थे। पहली बात यह है कि इन लोगों को इस मामले में उदारता का परिचय देना चाहिए और अमृतपाल सिंह को लोकसभा में आने देना चाहिए, और उनको भी आने देना चाहिए इंजीनियर रशीद को। ऐसा नहीं है कि अमृतपाल सिंह को ही आने देना चाहिए। जो इंजीनियर रशीद जीते हैं जम्मू कश्मीर से, उनको भी आने देना चाहिए। वो वैसे पहले विधायक भी रह चुके हैं। जी जी। एक बार भाजपा के विधायकों ने उनके मुंह पे काले वाले पोती दी कि उन्होंने एक बीफ की पार्टी, मतलब माना गया था गोमांस की उन्होंने कोई पार्टी दी है इसकी वजह से। और वो दिल्ली में आके पत्रकारों के साथ बड़ा, अमृतपाल का तो कोई पत्रकारों से दिल्ली की रब्त जब्त नहीं है, लेकिन दिल्ली में ऐसे बहुत से पत्रकार मिल जाएंगे जो आपको इंजीनियर रशीद के बारे में जानकारी देंगे, उनसे मेल मुलाकात होती रही है। बहुत से एक्टिविस्ट हैं जो उनके साथ काम किए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों को आने देना चाहिए और इनकी जो नकारात्मक गतिविधियां हैं, यानी जो उग्रवादी गतिविधियां हैं या उग्रवादी प्रवृत्तियां हैं, उनके ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि वहां पर आप इन्हें किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात तो इनके हाथ से निकल गई है, वो 2 लाख वोटों से जीत गया। अब सवाल यह है कि हम लोग पत्रकार हैं, देखिए अगर ये 80 का दशक होता या उससे पहले का दशक होता तो बहुत सारे उद्यमी पत्रकार ये पता लगा लेते हैं कि आखिरकार अमृतपाल सिंह को चुनाव लड़ाने के पीछे किन शक्तियों का हाथ है। देखिए अमृतपाल सिंह का चुनाव में खड़ा होना, उसका अकाउंट खुलना, उसका पर्चा मंजूर होना वहां पर, फिर उसकी चुनावी मुहिम चलना, यह बाकायदा एक कांड है, भारत का एक राजनीतिक कांड है, एक पॉलिटिकल स्कैंडल है। इस स्कैंडल की परतें खुलना बहुत जरूरी है। इसकी स्कैंडल की परतें खुलेंगी तो पता नहीं इसके अंदर कौन कौन शामिल नजर आएगा। इसमें कोई भी, जिन लोगों को हम लोग केंद्र में लोग हैं वो भी फंसे हुए नजर आ, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। मेरी निगाह में तो भाई एक व्यक्ति जिसको पकड़ने में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की, वो बड़ी कामयाबी के साथ पकड़ के उसको जेल में डाल दिया गया, पत्ता भी नहीं खड़का पंजाब में। मतलब अमृतपाल को पकड़ के जेल में डाला गया तो एक पत्ता भी नहीं खड़का। फिर अचानक पता चला कि वो तो पर्चा भरने जा रहा है, तो बहुत से लोग जेल से पर्चा भरते हैं, तो हमने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ हम लोगों ने। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बहुत सफाई के साथ सारा काम किया गया है। किस तरह उसका अकाउंट खोला गया है, किस तरीके से पर्चा उसका भरवाया गया है, फिर पर्चा उसका मंजूर भी हो गया, और कितने वैज्ञानिक तरीके से और हिसाब से वो बड़ी जोरदार चुनावी मुहिम उसके पक्ष में चली। उसने सारी स्थापित पार्टियों को हरा दिया, हरा ही नहीं दिया बल्कि बुरी तरह हरा दिया। उसका जो विनिंग मार्जिन है वो तो जीत का अंतराल नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है उसका। जी। और ये सब कैसे हुआ भाई? इंजीनियर रशीद के बारे में मैं समझ सकता हूँ, इंजीनियर रशीद वहां पहले से बहुत जमे हुए नेता है। एमएलए का चुनाव जीत, वहां तो बात समझ सकते हैं, उनके पास फोर्सेस हैं, लोग हैं समाज में उनके जो, और जो हुर्रियत खत्म हो गया है, उसका प्रभावहीन हो गया, लेकिन लोग तो उनके मौजूद हैं ही ना। सब वो लोग जो उग्रपंथी राजनीति पे विश्वास करते हैं कश्मीर में, उस तरह के लोग तो वहां मौजूद हैं ही। लेकिन अमृतपाल का कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसका पता लगाया जाना चाहिए, इसके तथ्य सामने आए जाने चाहिए। अमृतपाल को चुनाव जिता कर कौन किसको डराना चाहता है? कौन पंजाब की राजनीति में एक नए भिंडरा वाले को पेश करना चाहता है? भले ही वो बंदूक लेके ना आए, तलवार लेके ना आए, लेकिन सांसद के तौर पे आए। कौन है वो? ये बहुत बात है। देखिए पंजाब में जीते हैं बेअंत सिंह के बेटे, वो भी बहुत अच्छा चुनाव जीते हैं। तो समाज में ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ स्वीकारोक्ति है मौजूद वहां पर। इसमें जरा सा अगर कोई थोड़ा सा उकसा देगा तो वहां तो कुछ का कुछ हो सकता है।
तो इस प्रकार की ताकतें जो हैं वो भविष्य में आने वाले खतरे का संकेत है। मेरा मानना है कि पत्रकारों को चाहिए कि इन चीजों पर गौर करें और पंजाब के पत्रकारों के साथ में एक संबंध बना के उनके साथ बातचीत करके जो आतंकवादी तत्व हैं उनका अगर कोई संसदीय उभार होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको रोकना। भाई बंदूक लेके वो निकलते हैं तो ठीक है, आप पकड़ के जेल में डाल दीजिए, गोली मार दीजिए, एनकाउंटर दिखा दीजिए, एनकाउंटर हो जाएगा उनका। लेकिन अगर वो संसदीय उनका उभार होता है तो बताइए क्या होगा। याद है आपको जो सिमरनजीत सिंह मान पहली बार सांसद चुने गए थे वहां से, तो उन्होंने जिद की थी कि वो 3 फुट की तलवार लेके आएंगे पार्लियामेंट में। मान ने ये जिद की थी कि वो 3 फुट की तलवार लेके आएंगे, तो उसमें बड़ा झंझट हुआ था। तो कुछ भी हो सकता है इस तरह का। मैं कह ही रहा था अमृतपाल सिंह का जीतना इंजीनियर रशीद के जीतने से भी ज्यादा संगीन और नाजुक है। इसके ऊपर जो लोग पंजाब का और सारे देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखना चाहते हो, जिन लोगों को 80 के दशक याद है जब पंजाब में आतंकवाद अपना सिर उठाए हुए था और पूरा देश उससे संकट में था। पंजाब में आतंकवाद का मतलब है कि भारत के मर्म में आतंकवाद का हमला। ये नहीं है उत्तर पूर्व में कहीं हो रहा है या कहीं कोने में हो रहा है, बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको गंभीरता से सब लोगों को रहना चाहिए। खास तौर से जो पत्रकार हैं, जो खोजी पत्रकार होने का दम भरते हैं, उन्हें ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि इनको किन शक्तियों ने चुनाव लड़ाया और किन शक्तियों ने इनको चुनावी मुहिम चलवाई और इनको जितवाया। मुझे तो इसमें बहुत संदेह है, बहुत शक है। बिना सबूत के हम लोग किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी तरफ इशारा नहीं। और इसको बहुत लोग सत्ता में इस वक्त हैं और विपक्ष भी, इनको सबको चाहिए कि अगर अमृतपाल को संसद में नहीं आने दिया गया तो वो भी गलत बात है। आखिरकार वो चुनाव जीता है, लेकिन संसद में आए उसके ऊपर निगाह रखी जाए, उसके जो वक्तव्य हैं उन वक्तव्यों को देखा जाए कि किस तरह के वक्तव्य देता है। यानी ये पंजाब में सिख आतंकवाद की, सिख उग्रवाद की संसदीय अभिव्यक्ति किस तरीके से होती है, इसको देखना पड़ेगा। जी मैं एक और चलते चलते बहुत संक्षेप में, क्योंकि वो भी ये जो बजट में अभी केवल बिहार और आंध्र प्रदेश ऐसा दिखाया गया कि उनको बहुत कुछ दिया गया। आपको लगता है कि उनको इतना दिया गया कि वो अब चुप रहेंगे या टेम्पररी चुप रहेंगे बाद में, लेकिन उनकी डिमांड 10 की 10। बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हम लोगों को पहले ही शक था कि नरेंद्र मोदी को गठजोड़ सरकार चलाना नहीं आता। देखिए, दोनों प्रदेश जरूरतमंद है, इसमें कोई शक की बात नहीं। पुरानी उनकी मांग है कि भाई हमको या तो विशेष दर्जा दे दीजिए, अगर विशेष दर्जा नहीं दे सकते फाइनेंस कमीशन के रोक की वजह से, तो हमको एक स्पेशल पैकेज दे दीजिए। सवाल यह है कि ये चीज नरेंद्र मोदी को उनके साथ में किस तरीके से नेगोशिएट करनी चाहिए थी, उनको देना चाहिए था। आप सोचिए ना, क्या नीतीश और नायडू दोनों अगर जितना उनको दिया गया है उसका 30% ही दिया जाता, तो क्या वो एनडीए छोड़ के चले जाते? नहीं जाते एनडीए छोड़ के। वो इस उम्मीद में रहते कि अगले साल फिर 30% मिलेगा। और कोई भी सरकार इतना पैसा एक साथ खर्च ही नहीं कर सकती है। भाई कैसे बिहार सरकार, देखिए पैसा खर्च करना बड़ी मुश्किल बात होती है। पैसा तो अलॉट किया सकता है और दिया जा सकता है। 59,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार अगले 8 महीने में कैसे खर्च करेगी? अच्छा, और नायडू को केवल 15,000 करोड़ रुपए नहीं दिया गया, ये गलतफहमी है। तेलुगु देशम के प्रवक्ता ने टीवी पे मेरे सामने बेच ठोक के कहा कि हमको 15,000 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है, बजट से पहले हमको 60,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज का आश्वासन और दिया गया है। तो इसका मतलब है कुल मिलाकर इन दोनों राज्यों को 1,30,000 करोड़ रुपया दे दिया गया है। मोदी जी को गठजोड़ सरकार चलाना नहीं आता, या मोदी जी कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए हैं कि अगर हम इनको सारी मांगे इनकी नहीं मानते तो विधानसभा में हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाती है, हमारे खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है और हमारी सरकार की स्थिरता जो है ना उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाता। इसको डरने के लिए उन्होंने कहा जो वो मांगे उनको दे दिया जाए। इससे क्या हुआ कि पूरे बजट एलोकेशंस हैं उसमें वित्त मंत्री के हाथ बन गए। यहाँ तक कि जो नीति आयोग की तरफ से जो सिफारिशें की गई थी, एक अर्बन मनरेगा वगैरह चलाओ, उन सिफारिशों को लोग छू ही नहीं पाए क्योंकि उसके लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचे। तो पूरा का पूरा इनका मामला इससे गड़बड़ा गया। इनको चाहिए था कि अच्छे तरीके से समझौता वार्ता करते और कहते ये सब चीजें हम आपको देंगे, लेकिन अभी तो 5 साल तक सरकार चलेगी, हम तब देंगे, अभी आप 20% ले लीजिए, 25% ले लीजिए, 30% ले लीजिए। वो भी इन्होंने नहीं किया। तो ये बताया जाता है गठजोड़ सरकार नेगोशिएशन के प्रोसेस से चलती है, ये उन्हें नहीं आता है लोगों।
मुझे जी प्रोफेसर, मुझे तो बस एक चीज आती है, क्योंकि ये संवादहीनता, मोदी जी और अमित शाह संवाद में विश्वास नहीं करते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन है, मन की बात करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो वो शायद वो डीएनए में ही है कि अपना एक तरफा हुक्म करते रहो। खैर, चर्चा में भाग लेने के बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, थैंक यू सो मच।